नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे सर्जिकल टाइम्स। दोस्तों, किसे याद है कि 1971 में युद्ध हुआ था? कितने लोग हैं जो उस युद्ध को याद कर रहे हैं? किसे याद है कि 1999 में कोई युद्ध हुआ था कारगिल का? कितने लोग उसमें शहीद हुए थे और आज उन शहीदों की क्या स्थिति है? कौन पूछने वाला है? 2002 का गुजरात दंगा, 2008 का मुंबई बम ब्लास्ट और 1977 की इमरजेंसी, 1984 के दंगे कौन याद करता है? किसको याद रहता है और क्यों कोई किसी को याद रखेगा? ये राजनीति के ऐसे सवाल हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऐसे सवाल जिनके औलाद चली जाती है, जिनके पति चले जाते हैं, जिनका बेटा चला जाता है, तो उनके साथ जो बीतती है वो वही जानते हैं। दूसरा क्या जानेगा उसको? राजनीति का मिजाज ऐसा हो गया है कि आंकड़ों में ये देश को अमीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वहीं दूसरी तरफ 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, किसानों को सम्मान निधि, महिलाओं को किसी राज्य में 2000 तो किसी में 2500, किसी में 1000 तो किसी में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। और आंकड़े बताते हैं कि भारत अमीर देशों की श्रेणी में आ गया है। अगर सच्चाई जानने का प्रयास किया जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच्चाई यह है कि इस देश का जो अमीर था वो अमीर होता चला जा रहा है और जो गरीब था वो गरीब होता चला जा रहा है। आज हम इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल आज हम इसलिए कर रहे हैं जिक्र कि किसी को कोई याद क्यों करे? जिसका मरना था मर गया, जिसके बचने थे बच गए। सरकार अपना काम करती है, सरकार उन चीजों से ध्यान बांटने का प्रयास करती है, सरकार अपने कामों में लग जाती है, क्योंकि जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है ऐसा कहा जाता है। परंतु जिंदगी जिनके लिए रुकती है उनकी बात तो इस देश में होनी भी चाहिए। मैं ये बात आज क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ था, आपको याद होगा। आज 3 अप्रैल है। उन दिनों अब तक करीब 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन में क्या हुआ है इस देश में? 12 दिन में किसका काम रुक गया? 12 दिन में कौन रोया, कौन हंसा? इसकी आज पड़ताल करने का प्रयास करेंगे और हम उन लोगों की पड़ताल करेंगे जो इसमें भुक्तभोगी रहे हैं और जिनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी थी वो इन 12 दिनों में क्या कर रहे थे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमांशी नरवाल की। हिमांशी नरवाल की शादी 6 दिन पहले हुई थी और 7वें दिन उसके पति की हत्या हो जाती है पहलगाम में। वो एक संदेश जारी करती है परसों कि हिंदू मुसलमान healthy and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood out. अब इसके पीछे ये विनय नरवाल, मेजर विनय नरवाल की, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी के साथ क्या क्या बदतमीजियां ये लोग कर रहे हैं। एक बार आप खुद देखिए ट्विटर पर क्या क्या ये बोले हैं। इस औरत के पति को इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। जी हां, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी है ये औरत। शब्द देखिए जो बोल रही है कि घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूंगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। उसी तरह कानपुर में एक
सैनिक शहीद हुए, उसके घर राहुल गांधी पहुंच गए। राहुल गांधी ने वह सांत्वना दी और उनको पूरा वो कराने का प्रयास किया कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। उन परिवार वालों ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले, परंतु जो न्याय देने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, इन 12 दिनों में वो उन्होंने क्या किया है, मैं आपको बताता हूं। 22 अप्रैल को घटना हुई। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी मधुबनी में नीतीश कुमार के साथ परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे। चुनावी साल में पीएम मोदी दूसरी बार बिहार पहुंचे। मौका था पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का। झंझारपुर के विदेश्वर मैदान में बड़ा मंच सजा। इसी मैदान से पीएम मोदी ने बिहार को करोड़ों रुपए की सौगात दी। गरीबों को उनके आशियाने की चाबी दी गई, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई और विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का होना बेहद जरूरी है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। झंझारपुर की सभा से पीएम मोदी ने 13 लाख से अधिक परिवारों को 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। वहां से विमान दिल्ली आता है। प्रधानमंत्री जी यहां कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, यहां सुरक्षा मामलों की मीटिंग बुलाते हैं और फैसला लेते हैं कि सब सेनाओं जो अधिकार है फ्रीलांस छोड़ दीजिए सेना को, सेना जो चाहे वो कर सकती है। पीएम की घोषणा के बाद पीएम सीधे उड़ जाते हैं मुंबई, उससे एक दिन बाद, और वहां मुंबई में किस तरह से पीएम क्या बोल रहे हैं और किस तरह से हंसी ठिठोले कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। सर्व बंधू भगिनींना महाराष्ट्र दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। આજે ગુજરાતનો પણ સ્થાપના દિવસ છે। વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા સૌ ગુજરાતી ભાઈ બહેનોને પણ गुजरात स्थापना दिवसની खूब खूब शुभकामनाओं। वेव समिट में उपस्थित महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, उसके बाद पीएम एक दिन बाद पहुंच जाते हैं केरल। केरल में पीएम का, पहले आप पीएम का भाषण सुनिए तब मैं इस पर बात करूंगा। To be welcomed by the dignitaries, to dedicate to the nation a project that's the pride of the country, the Vizhinjam International Seaport, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, is here with us today. I request everyone to be seated. Shri Gautam Adani, the Chairman of the Adani Group, will now formally welcome and felicitate our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on this stage with a Ponnada, a traditional welcome from Kerala, by adorning him with a Ponnada, with the traditional Kasava of Kerala, and to be presented with a memento marking his momentous contribution to this project, being presented by Shri Gautam Adani, Chairman of the Adani Group. मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट
कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। पीएम मजाक उड़ा रहे विपक्ष का, पीएम हंसकर मिल रहे हैं अडानी से। पीएम उद्घाटन करने गए थे वहां सरकारी कार्यक्रम में, परंतु वहां भी राजनीति करने से नहीं बाज आए। पीएम बोल रहे हैं आज कुछ लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि शशि थरूर वहां उस सभा में थे। पीएम ये भी बोल रहे हैं कि जिसको मुझे संदेश देना था मैं दे चुका। आप खुद महसूस करिए, जिसके बच्चे गए हैं, जिसके पति गया है, वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, परंतु पीएम अपना वही रूटीन, सूट बूट की सरकार और अपना दोस्ती निभाने के लिए केरल पहुंच जाते हैं। उसके बाद पीएम पहुंच जाते हैं आंध्र प्रदेश और वहां पवन कल्याण को टॉफी दे रहे हैं। देखिए एक बार శ్రీ పవన్ సార్ వీళ్ళంతా Awani Jai Bharat and Jai Hind. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆంధ్రభూమికి గర్వకారంగా నిలిచేటువంటి నాయకులు కొంతమంది ఉంటారు. ఆ కోవలోని వారే శ్రీ పవన్ సార్ వీళ్ళంతా. అలాగే మరొకరు కేంద్ర భారీ పరిశ్రమలు ఉక్కు శాఖల సహాయ మంత్రి వర్యులు శ్రీ భూపతిరాజు శ్రీనివాస అమ్మగారు మన మధ్య ఉన్నారు. ఆయన గెలుపు వెనుక ఉన్నటువంటి ప్రజా విశ్వాసాన్ని చూసినప్పుడు యథార్థ సేవకు ప్రతిరూపంగా అనిపిస్తుంది. अब सवाल यहां उठता है, शशि थरूर के क्षेत्र में तिरुवनंतपुरम में ये बंदरगाह का उद्घाटन था, तो वहां सांसद को तो आना ही था क्योंकि पीएम आ रहे थे, परंतु पीएम किस तरह से बोल गए आपने खुद महसूस किया। क्या पीएम की बातों में एक बार भी उन 26 मरे हुए लोगों के लिए कहीं सांत्वना आपको नजर आई? वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने बवाल बचा रखा साहब। गोदी मीडिया कल हुआ क्या कि कल उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारे फाइटर विमानों ने वो लैंड टच किया, वहां से गुजरे, डेमोन्स्ट्रेशन किया था उन्होंने। मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि अब नहीं बचेगा पाकिस्तान, अब तैयारी हो चुकी मुकम्मल, तैयारियों में का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या क्या भाषणबाजी इन लोगों ने देनी शुरू कर दी। परंतु एक भी मीडिया कर्मी ने जाकर उस हिमांशी नरवाल से यह नहीं पूछा कि ये लोग तुम्हें ट्रोल जो कर रहे हैं इनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं। अगर कार्रवाई करती तो आपको अच्छा परिणाम मिल सकता था, परंतु किसी मीडिया वाले ने उनसे जाकर नहीं पूछा। आप ये दो तस्वीर देखिए, एक तरफ हिमांशी नरवाल रो रही हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ठहाके मार रहे हैं। आप संवेदनहीनता और इन 12 दिनों के परिणाम को आप देख लीजिए। मैंने शुरुआत जहां से की थी, मैंने कहा था कि कौन किसको याद करता है, कोई याद नहीं करता। कितने युद्ध इस देश में हुए हैं, कितनी आतंकवादी घटनाएं इस देश में हुई है, किसको याद किया गया है? केवल चंद दिन सरकारी उनमें रिकॉर्डों में रहेगी, उसके बाद केवल वो लोग याद करते हैं जो इसमें भुगतते हैं, जिनका बेटा चला जाता है, जिनका पति चला जाता है, जिनका सहारा चला जाता है। उसके अलावा कोई याद नहीं करता। सरकार अपना काम करती है। सरकार अपनी वोट के लिए फिर से शुरू हो गई है। बिहार में आपने देखा ही था, सुना ही था कि मैं उनको श्रद्धांजलि देने के नाम पर वह वोटों के व्यापार करने का प्रयास प्रधानमंत्री ने किया था। परंतु मैं आपसे जाते जाते सवाल जरूर पूछूंगा कि कल भगवान ना करे अगर आपके साथ किसी इस तरह की घटना हो जाए तो आप क्या सोचोगे? क्या किसी का जवान लड़का चला जाए या जवान पति जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई है उसको इस तरह से ट्रोल आर्मी, 2 रुपए के लिए ट्रोल आर्मी ट्रोल करेगी, तो सरकार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए इस पर? क्या पीएम का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या गृह मंत्री का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या रक्षा मंत्री का कोई फर्ज नहीं बनता कि इस ट्रोल आर्मी पर को कहे कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? परंतु
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये ट्रोल आर्मी है किसकी। उसने कहा कि मुसलमान और उस पे मत लाइए, इसको आतंकवाद पर रखिए, तो ट्रोल आर्मी उसके पीछे पड़ गई। कितनी शर्मनाक बात है, एक शहीद की विधवा के बारे में और उसके चरित्र के बारे में इस तरह की हरकतें बिल्कुल ही असहनीय है। इनको हमारा सभ्य समाज कभी सहन नहीं करेगा। मैं आपसे भी विनती करूंगा कि आप भी अपनी आवाज को उठाइए। सैनिकों जो उसमें मरे हैं 26, वो बेचारे अच्छी जगह पहुंच गए हैं, भगवान उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, परंतु क्या उनके शहादत का या उनके बलिदान का इस देश में कोई न्याय होगा या नहीं होगा? आप खुद अपने आप से सवाल करिए। ये आप भी, कल आपके भी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है। तो क्या सरकार से आप सवाल करेंगे या नहीं करेंगे? सरकार से आपका फर्ज बनता सवाल करना, परंतु सवाल अब गायब हो गए हैं। अब केवल चापलूसी, चमचागिरी और केवल वोट की राजनीति इस देश में रह गई है। कोई किसी को याद नहीं करता। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं। 12 दिन प्रधानमंत्री ने खूब उद्घाटन किए, खूब हंसी ठिठोले किए, परंतु 12 दिन उन मरे हुए के परिवारों पर किस तरह से गुजरे हैं आपने ये भी देखा है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ है और आप भी भगवान से प्रार्थना करिए कि इस देश में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।